Hi friends, so today's topic is braking distance. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जब हम किसी भी गाड़ी पे ब्रेक मारते हैं, उसके बाद वो गाड़ी रुकने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारी कार है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है v 0 मीटर्स पर सेकेंड, जिस पे हमने ड्राइवर ने यहाँ पर डिसाइड किया कि उसने ब्रेक मारा और उसके बाद हमारी गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया dv और फिर वो इस पोजीशन पर आकर के स्टॉप हुई. इसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस. इस गाड़ी पर एक्ट करने वाली चीज़ें क्या क्या होंगी? इस गाड़ी का मास और हमारी रोड की फ्रिक्शन. अब ब्रेकिंग डिस्टेंस हम 3 केसेस में कैलकुलेट करते हैं. नो स्लोप, जहाँ पर हमारे पास कोई स्लोप नहीं होता और हमारा रोड एकदम स्ट्रेट होता है. अप हिल, जब हमारी कार ऊपर की साइड ट्रैवल कर रही होती है. और डाउन हिल, जब हमारी कार किसी भी साइड से नीचे आ रही होती है. दिस इज़ आर डाउन हिल, अप हिल एंड नो स्लोप केसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 1, जब हमारा कोई स्लोप नहीं होता, दैट इज़ नो स्लोप केस. इस पर अगर हमारा कोई स्लोप नहीं है, हमारा स्ट्रेट रोड है, इसमें हमारी कार चल रही है इनिशियल वेलोसिटी v0 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से. हमारी कार का वेट है, हमारी कार का मास है m और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है f. जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दैट वी विल कंसिडर एज ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, दे स्टेट दैट कि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. So in this case the kinetic energy will be half mv square and our potential energy will be mg force into braking distance. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we will get v square by 2 equals to g f dv. यहाँ पर हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. So this will be v0 square upon 2 g f. So अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ वाई वी हैव टेकन v0 स्क्वायर, बिकॉज v0 इज़ आर इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ वुड बी आर फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस के केस में 0 होगी. हमारी यहाँ की वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस. दैट केस इज़ आर अपहिल्स केस. अपहिल केस मतलब जब हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, एक हिल को क्लाइंब कर रही है. सो पहले हम इस गाड़ी का सिस्टम समझते हैं कि अपहिल के केस में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं. सो देयर इज़ अ कार. अब वो कार ऊपर के साइड चल रही है तो उसको सामने से एयर रेजिस्टेंस पड़ रहा है. उस कार को ऊपर चढ़ाने के लिए एक फोर्स इंजन के थ्रू लग रही है. जो हमारा रोड है वो एक्चुअली अल्फ़ा पर है, अल्फ़ा डिग्री पर हमारा रोड का इंक्लिनेशन है. देन हमारी कार पर उसका वेट लग रहा है जो कि डाउनवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है. उसको केटर करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स काम कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी रोड का एक फ्रिक्शन होता है जो कि हमारी कार पर काम कर रहा है. सो ये है हमारे सिस्टम का टोटल डायनेमिक्स कि कैसे कैसे कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रही हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस. हाँ, इससे पहले फ्रिक्शन जो होती है हमारी, वो उसका फॉर्मूला होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स जो कि एक्ट कर रही होती है हमारी कार के ऊपर. द केस ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अगर हमारी जो रोड होती है वो ड्राई रोड होती है तो हमारा कोएफिशिएंट 0.6 होता है. और अगर हमारी रोड वेट रोड है, हमारी रोड की कंडीशन वेट है, तो हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा 0.3. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे व्हीकल का जो ब्रेकिंग है उस पर सारी फोर्सेस काम कर रही हैं. सो एज आई टोल्ड कि हमारे व्हीकल के ऊपर वेट काम कर रहा है, जिसका हमारे कंपोनेंट्स होंगे W cos अल्फ़ा और W sin अल्फ़ा. cos अल्फ़ा उसका x कोऑर्डिनेट और sin अल्फ़ा उसका y कोऑर्डिनेट. हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो केटर हो रहा है हमारी नॉर्मल फोर्स के, इसलिए हमारी जो नॉर्मल फोर्स होगी वो इक्वल होगी W cos अल्फ़ा के. हमें इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारी दोनों फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए. सो दिस गिव्स अस कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसका वैल्यू होगा W cos अल्फ़ा.
नाउ एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है हमारे W का, दैट इज W साइन अल्फा। अब क्योंकि मेरी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मेरी फ्रिक्शन लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इंटू नॉर्मल, विच गिव्स अस F इंटू W कॉस अल्फा फॉर द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म इक्वेशन फॉर दिस सिनारियो। सो सबसे पहला केस ये होता है, जस्ट बिकॉज जो हमारा रोड का अल्फा वैल्यू होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस x होता है उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एंड वी कैन इक्वेट इट एज dB इक्वल्स टू x cos अल्फा। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हमें अपनी पुरानी फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स याद करें, सो वी हैव लर्न 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिसमें हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी विच स्टेट्स दैट आवर फाइनल वेलोसिटी माइनस आवर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस ओवर हियर इज x. So this will be our second equation. Now if we will put the value of x from first equation in second equation, we will get another equation stating v square minus v naught square is equals to 2a dB cos alpha. This will be our third equation. क्योंकि हम ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, सो वी वांट कि हमारी जो गाड़ी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में या फिर स्टैटिक पोजीशन पे आ जाए। सो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम वी नो कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिल करके, हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिल करके दे शुड इक्वेट टू ज़ीरो। सो इन टर्म्स ऑफ हमारे वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सो वी हैव W cos alpha, one vertical component, and the other vertical component is our W cos alpha as a force, as a normal force. This gives us 0 और हमारे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गए। सो हमारी गाड़ी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फॉर हमारी गाड़ी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को भी 0 के इक्वल होना चाहिए। सो अब हमारी गाड़ी पे कौन कौन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं। सो सबसे पहला हमारे फोर्स वर्क कर रही है, जो कि एयर रेजिस्टेंस और इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे फोर्स डिलीवर्ड बाय इंजन के अगेंस्ट काम करेगी। दैट विल बी आर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी W/g, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। प्लस हमारी दूसरी फोर्स जो काम कर रही है दैट इज W साइन अल्फा, and the third force which is working in this direction is our force of friction, that is F/W cos alpha. This should be equal to 0. Now we have seen our third equation and this will be our fourth equation. So I will get the value of acceleration from this equation, that is v square minus naught square upon 2 dB into cos alpha, and I will put this value of acceleration over this equation. So this will become W/g v square minus v naught square upon 2 dB multiplied by cos alpha plus W sin alpha plus F/W cos alpha. Now just divide the whole equals to 0. Divide the whole equation by W cos alpha. So it will become W/g v square minus v naught square upon 2 dB cos alpha divided by W cos alpha plus W sin alpha divided by W cos alpha plus F/W cos alpha divided by W cos alpha. So this will get cancelled, this will get cancelled, and this will get cancelled.
the whole equation will turn out to be v square minus v naught square upon 2g dv plus tan alpha plus f equals to 0. Now let's work on this equation. dv will be equals to minus f plus tan alpha. Now taking this minus to this side, this will give me v naught square minus v square upon 2g. Getting it over here, f plus tan alpha will be equals to my breaking distance. This tan alpha is basically the gradient for this slope. So we can replace it with g. For g equals to tan alpha, our equation for breaking distance in uphill will become v naught square minus v square upon 2g f plus g. Don't get confused with g and capital G. This g stands for gravity and this g is gradient of slope. Now let's talk about case 3. The case 3 is downhill. जब हमारी कार हिल से नीचे उतर रही है. Same, the equation will be alpha and all the mechanism which I have explained earlier for the uphill and for the concepts of forces for the uphill will be imply same in this case. Only change for this whole process will be in case of this sign. For downhill case, our formula will get changed to v naught square minus v square upon 2g f minus g. So the difference of this sign implies that for the case of this braking distance we will travel more because of this effect, and for the case of uphill we will travel less because of this effect. This is the difference between uphill and downhill. Also, you might doubt why in this above case, in the second case of uphill, we have direction of force F. We have said that force delivered by engine will be in this direction, but the direction of force which we have used is MA is in this direction, because when we will apply brake, the force of resistance will act on the opposite direction of the moving direction.